एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज की अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 से संबंधित हिंदी विषय के बारे में, जिसमें आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला है गद्य की विविध विधाएं और उनका परिचय देखेंगे हम लोग। और इसमें साथ-साथ में यह भी जानेंगे कि किस प्रकार से इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आखिर किस प्रकार से इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं और यदि आपको अभी जानकारी नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पहले हम लोगों ने जो क्लास ली थी वह हिंदी गद्य के विषय से ही संबंधित थी। हिंदी गद्य के साहित्य का विकास था, जिसमें से हम लोगों ने गद्य क्या है अधिक मतलब पूरा डिटेल में उसको पढ़ा था। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। और ये आज हमारी उसी की सेकंड क्लास है, जिसमें हम लोग बात करेंगे गद्य की विविध विधाएँ। आखिर कौन-कौन सी विधाएँ होती हैं और इनसे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले देखिए कक्षा 10 से संबंधित ये हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे और इनमें हम लोग देखेंगे कि जो गद्य की विधाएँ होती हैं, जैसे कहानी क्या होता है, निबंध क्या होता है, उपन्यास क्या होता है या जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, इन सभी के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। लेकिन जो बच्चे अभी ये पहली बार देख रहे हैं या जिनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वह यह भी नहीं जानते होंगे कि इनसे संबंधित किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। क्या आपको डिटेल में पढ़ना होगा या फिर इन्हें किस प्रकार से पढ़ना होगा ताकि आप आसानी से परीक्षा में इनका जवाब दे सकें। तो आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इनकी विभिन्न विधाएँ कौन-कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ, मतलब जब 19वीं शताब्दी में इसका क्या बोलते हैं उत्पत्ति हुई। आविर्भाव मतलब जब इसकी उत्पत्ति हुई, तब से लेकर अब तक अनेक विधाएं विकसित हुई। ठीक है, तो जब से इसका आविर्भाव हुआ मतलब उत्पत्ति हुई हिंदी गद्य साहित्य की, तो तब से लेकर अब तक क्या हुआ, अनेक विधाएं विकसित हुई। इन विधाओं में जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था कि निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, है ना? इसी प्रकार से देखिए इनके कुछ नाम देखते हैं और इनके बारे में अभी हम लोग डिटेल से भी देखेंगे और साथ-साथ में कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हम लोगों ने लेकर के रखा है कि जैसे ही आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न भी रखा है ताकि आप लोग प्रयास भी कर सकें उसका सही जवाब देने की। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो विभिन्न विधाएँ की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसमें जैसे निबंध क्या होता है, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी क्या होती है और आत्मकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण क्या होता है, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, आलोचना, गद्य काव्य व लघु कथा मुख्य है। तो आपने इसके पहले भी इन सभी के नाम भी सुने होंगे और इसे ध्यान में रखिएगा, ये हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कही जाती हैं। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग बात करते हैं अब। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले निबंध क्या होता है ये देखेंगे, फिर उनसे ही संबंधित 1 या 2 बहुविकल्पी प्रश्न भी साथ-साथ में करते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निबंध क्या होता है। आखिर निबंध क्या होता है? इसमें देखिए, यह जो गद्य की महत्वपूर्ण विकसित विधा है, ठीक है? इसमें जिसमें लेखक एकदम सीमित आकार में क्या? सीमित आकार में किसी विषय का सर्वांगीण मतलब पूरी तरीके से सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित मतलब अच्छे ढंग से व्याख्या प्रस्तुत करता है। मतलब निबंध में क्या होता है कि जिसमें लेखक एकदम उसका सर्वांगीण मतलब पूरे अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित मतलब अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। जैसे निबंध में बात करें तो ये 4 प्रकार के भी होते हैं। किसी में जैसे विचारात्मक होता है, भावात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है, ठीक है? और क्या होता है विवरणात्मक होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए निबंध क्या होता है और इससे इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद होते हैं। इसी तरह परीक्षा में आपका प्रश्न बन सकता है कि विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के कितने भेद होते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक आपको करेक्ट जवाब देना होगा। तो जैसे इसमें देखिए 4,
5, 3 या 2। तो यदि आप इसमें ध्यान देंगे तो ध्यान रखिएगा कि विषय और शैली की दृष्टि से निबंधों के 4 भेद होते हैं। ठीक है? तो कितने होते हैं? एक होता है वर्णनात्मक, सेकंड होता है विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। अभी अगर हम लोग बात करें कि इसमें इतना डिटेल से पढ़ने के लिए इतना डिटेल से पढ़ना आपको इतना आवश्यक नहीं है। कक्षा 10 के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। तो इसमें इसके भेद भी पूछे जा सकते हैं, तो वो टोटल होते हैं 4 और इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो ये इनके नाम होते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि किस प्रकार से एक और प्रश्न बन सकता है, तो देखिए निबंध से संबंधित एक प्रश्न और भी बन सकता है इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो इसमें भी देखिए निबंध के लेखक पूछ रहा है ना, तो देखिए जैसे वट पीपल के हैं या ठलुआ, ये देखिए वट पीपल के हैं या ठलुआ क्लब के हैं या पूस की रात, फिर या फिर गेहूं और गुलाब। तो इसमें बात कर रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो गेहूं और गुलाब, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गेहूं और गुलाब। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए हम लोगों ने बात किया कि निबंध क्या होता है और उनसे दो संबंधित प्रश्नों के बारे में जाना, और मतलब प्रश्न देखिए कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि कहानी क्या होता है। कहानी क्या होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, यह सबसे लोकप्रिय विधा मानी जाती है। कहानी क्या सबसे लोकप्रिय विधा कहानी है। अगर इन सारी विधाओं में से बात करें तो लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। जैसे आप लोग बचपन में भी आपके दादी बाबा और इन सभी से कहानियां सुनी होगी, तो कहानी आप जानते हैं कि क्या होता है। तो लेकिन अगर हम बात करें कि लोकप्रिय अधिकतर जो पसंद करते हैं वो विधाएं, उनमें से एक क्या है? कहानी है। जो विधाएं अत्यधिक पसंद की जाती है उनमें से एक कहानी है। ठीक है, तो अगर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो आप इसका करेक्ट जवाब क्या देंगे? कहानी। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और फिर यह किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करती है। मतलब इसमें एक मेन पात्र होगा, कैरेक्टर या फिर घटना से संबंधित होगी। जैसे हम लोग बचपन में ही सुनते थे कि राजा रानी की कहानी, या फिर मतलब कोई एक इसमें मेन टॉपिक होता है, एक इंटरेस्टिंग क्या बोलते हैं इसका टॉपिक होता है, जिससे हमें पूरा कहानी का सार समझ में आ जाता है कि हाँ ये इससे रिलेटेड होने वाली है या इससे संबंधित होने वाली है। और कहानी से संबंधित परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे देखिए पूस की रात, पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो पूस की रात और कफन कहानियों के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसका करेक्ट जवाब है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने देखा निबंध, एंड उसके बाद कहानी। अब देखते हैं उपन्यास क्या होता है और इनसे संबंधित किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए उपन्यास में वर्तमान हिंदी साहित्य की सर्वप्रिय विधा उपन्यास है। ठीक है, सर्वप्रिय विधा उपन्यास है। इसमें साहित्य की सभी विधाओं को सन्निहित करने की क्षमता होती है। उपन्यास में कथा के साथ साथ काव्य की भावुकता, मतलब भावनाओं को भी इसमें व्यक्त किया जाता है, जैसे संवेदना और अपने इमोशंस को जागृत कर पाठकों को एकाग्र करने की क्षमता होती है। मतलब इतना इंटरेस्टिंग वे में ये होता है कि जिससे क्या बोलते हैं हमारी जो भावनाएँ होती हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उनमें एकाग्रता होकर मन करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको सुनते या देखते ही रहें। तो इस प्रकार से देखिए, प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो इनमें से ऐसे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है या हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो देखिए चित्रलेखा को, परीक्षा गुरु को, तितली को या गोदान को। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है परीक्षा गुरु को। किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को इसे प्रथम उपन्यास माना जाता है और तितली को दूसरा उपन्यास माना जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे उपन्यास, और फिर उसके बाद बात करते हैं नाटक क्या होता है।
क्या आप लोग जानते हैं कि नाटक क्या होता है? और आप शायद देखे भी होंगे कि किस प्रकार से नाटक में हमारे या कोई एक्टर होता है जो एक्टिंग करता है या फिर जो मतलब मेन उसका पार्ट होता है। तो देखिए, जैसे आता ही होगा कि नाटक क्या होता है, तो इसकी उत्पत्ति ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ये देखिए ऐसे करके लिखा हुआ है, नट धातु से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? नाटक का अर्थ क्या होता है कि भावों का प्रदर्शन, जिसमें अपने भावों को प्रदर्शित किया जाता है। और नट इसका अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? अभिनेता। अभिनेता से अभिनीत होने का कारण इसे होने के कारण इसे नाटक कहा जाता है। और इसमें ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे नाटक का अर्थ है जिन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक लिखे। सामाजिक मतलब समाज से संबंधित, राजनैतिक मतलब राजनीति से संबंधित, पौराणिक मतलब धर्म आदि से संबंधित और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के इन्होंने नाटक लिखे। तो किसने लिखे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने ऐसे नाटक लिखे कि जो समाज से संबंधित थे या राजनीति से संबंधित थे या फिर धर्म आदि से संबंधित थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद इससे देखिए प्रश्न भी हम लोगों ने एक लिया है बहुविकल्पी प्रश्न कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो ये एकांकी है, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है। तो देखिए यहाँ पर अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो ये कौन सी विधा है? ये एक नाटक है, अजात शत्रु। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि एकांकी क्या होता है। एकांकी, ये तो बहुत सरल शब्दों में हम लोग जान सकते हैं कि एकांकी क्या होता है। तो देखिए, ये ध्यान में रखिएगा कि एकांकी नाटक वह स्वरूप है जिसमें एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। मतलब जिसमें एक ही अंक में, मतलब एक ही कैरेक्टर होगा जिसमें पूरा क्या होगा, नाटक समाप्त हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसका एक सार होता है। तो इसी प्रकार से इसका प्रश्न भी बनता है कि एकांकी कितने अंक के नाटक को कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने बात किया कि एक अंक के नाटक को कहा जाता है एकांकी। अगर इतना भी आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर से कहीं भी प्रश्न बनेगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही होगा कि हिंदी साहित्य में इसकी विभिन्न विधाएँ कौन-कौन सी हैं, या किन्हीं 2 या 3 विधाओं के नाम बताइए, या फिर ऐसे ही रचना और ये पूछ सकता है कि ये नाटक है या उपन्यास है या फिर कहानी है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं आप लोगों के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जीवनी। जीवनी क्या होती है? मतलब बायोग्राफी, इंग्लिश में बोले तो बायोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक तो यह सबसे महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष के, मतलब उसकी जीवन के घटनाओं और उसके जो कार्यकलाप होते हैं, मतलब उसके द्वारा किए गए कार्य होते हैं, या उसके जो गुण होते हैं, आत्मीयता मतलब आत्मीयता के गुण होते हैं, औपचारिकता आदि। तो उसके बारे में मान लीजिए कोई एक जैसे आप लोग अपने ही इसी सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं कि इनका जीवन परिचय या जीवनी इनके बारे में, तो उनके जो महान कार्य किए गए हैं उनके द्वारा, या उन्होंने किस प्रकार से मतलब अपने जीवन में अधिकता, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे कार्यों को प्रस्तुत किया है, या उनके गुण, विभिन्न प्रकार के गुण थे तो वो किस प्रकार से थे, या वह महान किस कारण थे। तो मतलब उनके जीवन के विषय में लिखना ही क्या कहलाता है? जीवनी। तो हम जब कोई लेखक किसी के बारे में लिखता है, या फिर जब किसी के लिए मतलब कोई भी लिखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? जीवनी। मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर है, उसके पूरे जीवन के वृतांत को लिखना ही क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है। और ऐसा भी होता है कि जीवनी और आत्मकथा में कभी-कभी अंतर भी पूछा जाता है। तो अभी आत्मकथा को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जीवनी, इसमें क्या होता है कि यह एक तो सबसे महत्वपूर्ण विधा है, और जिसमें महापुरुष के जीवन की घटनाओं और उनके कार्यकलापों और उनके गुणों की औपचारिकता एवं गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। अब देखते हैं कि इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलता है हम लोग। तो इसमें देखिए, हाँ, ये प्रश्न है कि कलंक का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है?
ये क्वेश्चन मैंने देखा तो इससे मुझे ध्यान आया कि इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न बच्चों में हो जाता है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि जयशंकर प्रसाद, अमृत राय, मुंशी प्रेमचंद या तीनों। तो इसमें आप लोग इसमें कन्फ्यूजिंग वर्ड ये आता है कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, यदि जीवनी की बात करता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। और यदि यह पूछता है कि यह किसकी रचना है, कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो ये होगा अमृत राय। तो इसमें देखिए ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अगर क्वेश्चन में जीवनी पूछता है तो ये बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जीवनी पूछता है तो मुंशी प्रेमचंद, परंतु अगर ये पूछता है कि यह किसकी रचना है, कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृत राय। तो सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजिंग का मतलब कन्फ्यूजन यदि आता है तो यहीं पर आता है कि अगर जीवनी पूछे, बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसने ये पूछा है कि किसकी जीवनी है या फिर ये पूछा है कि किसकी रचना है। यदि रचना कहता है तो अमृत राय और जीवनी कहता है तो मुंशी प्रेमचंद। आई थिंक इसके बाद से आपको कभी इसमें कन्फ्यूजन तो आएगी नहीं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जीवनी हम लोगों ने देखा, अब देखते हैं आत्मकथा। तो जीवनी में हम लोगों ने देखा कि जब हम किसी के विषय में उसके जीवन से संबंधित घटनाएं लिखते हैं और आत्मकथा की अब बात करते हैं, तो ये भी एक लोकप्रिय विधा है। और लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा मतलब वो खुद ही अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता से रखता है। मतलब वो स्वयं ही अपने बारे में लिखता है, तो वो क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है, जिसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और इसी प्रकार से देखिए प्रश्न में भी बनता है। इसमें आई थिंक ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए प्रश्न क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं ये मतलब आत्मकथा है, मतलब किस विधा की, कौन सी विधा है? ये आत्मकथा है, कहानी है, निबंध है या फिर नाटक है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? एक प्रकार की आत्मकथा है। यदि पूछता है कि कौन सी विधा है ये, तो ये आत्मकथा है। और क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसके द्वारा लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, तो आत्मकथा से रिलेटेड हम लोगों ने देखा इससे क्वेश्चंस। यदि आप सच में इसे ध्यान से समझते चल रहे हैं, तो मैंने पहले भी बोला कि इससे बाहर आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। और यदि इसके पहले की आपने क्लास अभी तक नहीं देखी है, तो उसे ज़रूर देखिए। इसके बाद आप जितने भी आई थिंक आपको बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे, सब इन्हीं में से संबंधित होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? तो देखिए इसका इसका अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है। रेखा चित्र क्या है? स्केच का, अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है जो रेखा और चित्र के मेल से बना है। इसमें कलात्मक शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का चित्रण किया जाता है। मतलब एक चित्र प्रस्तुत करके उसके जीवन के बारे में बताना या फिर चित्र प्रस्तुत करके उस घटना को समझाना या मतलब प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? रेखा चित्र। और इनसे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो अभी इसके बाद जो हमारी क्लास होने वाली है, उसमें हम लोग कम से कम 50 प्लस बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे, जो जो कि ये हिंदी गद्य साहित्य के विकास और इनकी विधाओं से ही संबंधित क्वेश्चंस होंगे। अब इसके बाद देखिए कि संस्मरण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। यदि आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि हिंदी के वर्ड टफ लगते हैं, कठिन लगते हैं और यदि अगर उनका इंग्लिश वर्ड समझ में आता है तो वो हमें थोड़ा-सा समझ में आ जाता है कि हाँ, ये ऐसा, ये इस प्रकार से होगा। तो देखिए संस्मरण का मतलब होता है मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि जब लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का कलात्मक से वर्णन करता है। मतलब खुद से अपने संस्मरण की हुई घटना का या फिर जो उसका कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जिसका वो वर्णन करता है एकदम व्याख्या करके। तो इस प्रकार से ये संस्मरण का अर्थ होता है मेमोरी। उसके बाद देखिए क्या है, यात्रा साहित्य क्या होता है?
यात्रा साहित्य में बात करें, देखिए यात्रा साहित्य जैसे अगर हम लोग बात करें कि लेखक मान लीजिए कहीं यात्रा करता है और फिर वहाँ के वो सुंदर दृश्यों को देखता है और अपने उसे माइंड में वो करता है, फिर उसके बाद सोचता है कि मैं ऐसा कुछ लिखूं कि जहाँ की मतलब सुंदरता प्रस्तुत करता है। जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैंने इंटर 12th क्लास में कोई एक, हाँ, अ गर्ल विथ अ बास्केट ऐसे करके एक स्टोरी थी जिसके विलियम सी डगलस थे, तो वो इंडिया में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ के इंडिया के लोग कैसे किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और गाँवों की सुंदरता को वो देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से गाँवों में छप्पर रखे हुए होते हैं और कद्दू या लौकी वगैरह के पेड़ उन पर बढ़िया से मतलब सुंदरता से छाए हुए होते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो जब विलियम सी डगलस थे वहाँ गए और उन्होंने देखा, तो वहाँ की जो सुंदरता और जो मतलब उन्हें वहाँ से पसंद आया, उनको उन्होंने अपने मतलब जीवन में उतारने की कोशिश की और फिर एक सुंदर मतलब उसका व्याख्या किया, एक स्टोरी उन्होंने बनाई ऐसे करके। तो यात्रा साहित्य होता है कि जिसमें रोचक, जो इंटरेस्टिंग, मनोरंजक, ये एक तो जो यात्रा साहित्य है ये रोचक और मनोरंजक विधा है, जिसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस और सुंदर वर्णन करता है कि मतलब वो देखता है कि ये इस प्रकार से सुंदर है या इस तरह है, तो उसकी मतलब व्याख्या करता है और उसे लिखने की कोशिश करता है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने देखा कि यात्रा साहित्य क्या है, उसके बाद अब देखते हैं कि भेंट वार्ता क्या होता है? तो भेंट वार्ता मतलब इसको जैसे साक्षात्कार या बोलते हैं इंटरव्यू, ऐसे तो आप सब लोग समझ जाएँगे। हाँ, इसका देखिए भेंट वार्ता को भेंट यानी चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक देखिए इसके माध्यम से महान व्यक्ति, मान लीजिए कोई महान व्यक्ति में जैसे मान लीजिए कोई फेमस क्रिकेटर है या एक्टर है, एक्ट्रेस है, ठीक है? उसके मन और जीवन में प्रश्नों के झरोखों से झाँक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फेमस एक्टर है, एक्ट्रेस है या फिर कोई फेमस प्लेयर है या फिर क्रिकेटर वगैरह, तो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि हाँ, ये आप ये किस प्रकार से करते हैं या आपका जो रूटीन है ये किस प्रकार से है। तो मतलब वो आपसी जो वार्ता होती है, जो बात होती है, वही क्या कहलाती है? भेंट वार्ता कहलाती है। आई थिंक इन आसान शब्दों के साथ में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि किसी महान व्यक्ति के सामने कुन मतलब किसी 2 ही पर्सन के साथ में उसके उसमें आपस में वार्ता करना, प्रश्न करना और उनका उत्तर जानना, प्रश्न करना, उत्तर जानना, ऐसे ही ये क्या होती है? भेंट वार्ता, ये कहलाता है। ठीक है? तो अब इस प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं कि पत्र साहित्य क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा निबंध क्या होता है, कहानी, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, भेंट वार्ता, है ना? अब इस प्रकार से देखते हैं कि पत्र साहित्य क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जब लेखक किसी मित्र या फिर परिचित आदि को कुछ बताने व उसके बारे में जानने के लिए कुछ लिखता है, तो इसे पत्र साहित्य का सृजन अ, होता है। मतलब आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी फ़ोन वगैरह या मैसेजेस का इतना ज़्यादा वो हो गया है, ज़रिया हो गया है, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग एक-दूसरे को पत्र भेजते थे और जब पत्र भेजते थे तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा या फिर जानना चाहते हैं कि हाँ, वहाँ का हाल-चाल कैसा है या कुछ भी, तो फिर उसका जो जवाब होता है वो भी जानने की इच्छा रखते हैं। तो पत्र साहित्य वैसा मतलब ये पत्र साहित्य ही कहलाता है कि मान लीजिए आपने किसी को पत्र लिखा और आपने उसको भेजा और उसके बाद आप इच्छा रखते हैं जानने की कि वह उसने क्या जवाब दिया या फिर उसका क्या जवाब है। तो यही क्या कहलाता है? पत्र साहित्य कहलाता है। बस इन्हीं सरल शब्दों के साथ यदि आप समझेंगे, तो हमेशा आपको यह ध्यान में भी रहेगा कि पत्र साहित्य क्या होता है। तो आई थिंक समझ में भी आया होगा आप लोग को। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि 13th नंबर हमारा क्या है? ये कौन-सी विधा है? डायरी, डायरी। तो डायरी लेखन का आरंभ, जैसे यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो डायरी है उसका आरंभ कब मतलब कब हुआ? तो 1930 मतलब 1930 के आसपास माना जाता है। उसके आसपास माना जाता है और ये भी ध्यान में रखिएगा कि नरदेव शास्त्री को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम डायरी लेखक किसे माना जाता है? तो नरदेव शास्त्री को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है।
उनकी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में इसका लेखन शुरू हुआ। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसका 1930 के आसपास इसका आरंभ माना जाता है, सन 1930 के आसपास। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम डायरी लेखक किसे माना जाता है? तो नरदेव शास्त्री जी को। और उसके बाद हिंदी में इस लेखन शुरू मतलब एक मिनट सॉरी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में इसका लेखन शुरू हुआ। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में इसका लेखन कब से शुरू मतलब साथ ही हिंदी लेखन कब से शुरू हुआ? तो इसका नाम आप लोग बस ध्यान में रखिएगा कि नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ में इसका शुरू हुआ था। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि रिपोर्टार्ज। रिपोर्टार्ज क्या होता है? जिनमें से कुछ ही विधाएं अब बची हुई है। हाँ, तो रिपोर्टार्ज देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये इसका पर्यायवाची क्या होता है? अगर बात करें तो रिपोर्ट का पर्यायवाची क्या होता है? रिपोर्ट। इसमें किसी घटना का वर्णन किया जाता है जिससे पाठक प्रभावित होता है। अब मान लीजिए मतलब इस प्रकार से घटना को प्रस्तुत किया जाता है। न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी घटना होती है, तो इस प्रकार से उसमें हेडिंग वगैरह इंटरेस्टिंग वे में दिए होते हैं कि जो पाठक हो मतलब जो पढ़ने वाला हो, वह अंदर तक उसे पढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। मतलब ऐसी घटना को प्रस्तुत करते हैं, मान लो कि वो आँखों देखा हाल ही बिल्कुल लिख रहे हों। तो इस प्रकार से ये रिपोर्ट का ही पर्यायवाची होता है। तो इसमें ऐसी घटना को प्रस्तुत करते हैं कि जो कि इंटरेस्टिंग होती है। ऐसा लगता है कि वो आँखों देखी ही पूरा हाल प्रस्तुत कर रहे हैं और ये पाठकों को प्रभावित भी करती है। ठीक है? तो आई थिंक यहाँ से और जी भी ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आलोचना, जिसको इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो क्रिटिसिज्म मान लीजिए आलोचना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका मतलब होता है कि किसी तथ्य की जाँच ढंग से करना, भली प्रकार उसके गुण दोषों को जाँचना या इसका व्यवस्थित हाँ, उसके गुण दोषों को जानना। मान लीजिए जैसे कुछ भी ऐसा है कि आपको कोई भी ऐसा तथ्य है जिसके बारे में आपको जानकारी है, तो आप उसमें थोड़ी कमियाँ भी निकालेंगे और थोड़े-से उसके अच्छे गुण, उसकी क्वालिटी को भी बताएँगे। तो मतलब उस किसी भी चीज़ के उसके गुण भी बताना और उसके दोष को भी बताना, वही क्या होता है आलोचना। और अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल ये बन सकता है कि इसका सूत्रपात किस युग से आरंभ होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका सूत्रपात द्विवेदी युग से आरंभ होता है आलोचना का। ठीक है? तो आलोचना का मतलब भी जानते हैं कि आलोचना क्या होता है। उसके बाद बस यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे भी बन सकता है कि इसका सूत्रपात किस युग से आरंभ होता है? तो द्विवेदी युग से आरंभ होता है। और द्विवेदी युग से बात करें तो इसके पहले जो हम लोगों ने क्लास की थी, उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और क्या बोलते हैं शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, वर्तमान मतलब ये सभी हम लोगों ने डिटेल से एकदम पढ़े थे पिछली क्लास में। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है, तो ज़रूर देखिएगा। और जो अब हम लोग की आने वाली क्लास है, वह बहुविकल्पी से ही संबंधित होगी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदी गद्य के विकास से ही संबंधित होंगी। विकास से संबंधित और उनसे उनकी जो विभिन्न प्रकार की विधाएँ हैं, उनसे ही संबंधित। अब हम लोग लास्ट में ये देख लेते हैं, हाँ, अभी लास्ट नहीं 16th नंबर है कि गद्य काव्य क्या होता है? तो इसमें देखिए, यह काव्य और गद्य के बीच की विधा है, जिसके माध्यम से भावपूर्ण विषय की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है? तो गद्य काव्य में इसमें लेखक अपनी हृदय की संवेदना इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि पाठक पढ़कर रसमय हो जाता है। मतलब इतना इंटरेस्टिंग वे में लिखता है, रोचक वे में लिखता है कि ताकि जो पढ़ने वाला होता है पाठक, वो क्या हो जाता है रसमय हो जाता है। मतलब इतना भावुक हो जाता है और पढ़ने की इच्छा और भी जागृत हो जाती है उसमें। तो यही क्या कहलाता है? गद्य काव्य कहलाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि लघु कथा, जिनको इंग्लिश में बोले तो लघु कथा क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्टोरी। तो इसमें क्या होता है कि इसे धीरे-धीरे गद्य के क्षेत्र में यह विधा धीरे-धीरे स्वयं को स्थापित करती जा रही है। मतलब इतना फेमस होती जा रही है शॉर्ट स्टोरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लघु कथा को, कि इसमें आधुनिक संवेदना की पीड़ा दिखाई देती है।
इस विधा के लेखकों में जैसे ये जो लघु कथा विधा है, इसके लेखकों में राजेंद्र यादव है, विष्णु नागर, असगर वजाहत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन नामों को आप ध्यान में रखिएगा और इस प्रकार से हम लोग टोटल 17 यानी 17 विधाएँ हम लोगों ने देखी की हिंदी साहित्य की जो विभिन्न विधाएँ हैं, उनमें से टोटल हम लोगों ने 17 देखी। यदि इनको आप लोगों ने वास्तव में ध्यान से देखा है और समझा है, तो परीक्षा में इसमें से संबंधित कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है और हम यह भी आप लोग को बता दें कि इनसे संबंधित सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुविकल्पी प्रश्न ही बनते हैं कि जैसे बात करें कि गद्य का जो हिंदी साहित्य गद्य का विकास सब कब से हुआ या फिर जो इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और या फिर इनकी विभिन्न विधाएँ हैं, तो उनसे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब जो हम लोग की आने वाली क्लास होगी इसके बाद, तो उसमें हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन्स रखने वाले हैं बहुविकल्पी, 50 से भी अधिक बहुविकल्पी प्रश्न लेकर के आएँगे, जिन जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ संबंधित होंगे विधाओं से और हिंदी गद्य के विकास से ही संबंधित प्रश्न होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करना चाहेंगे और यह अगर वीडियो का इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, तो यह आपको हमारे ऐप पर उपलब्ध मिलेगा। ऐसे ही अगर और मतलब और भी अधिक आप लोग ये वीडियोज़ पाना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही क्लास आप लोग को रेगुलर मिलती रहे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिख कर के हमें ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने का या फिर आगे और भी इच्छा जागृत होती है काम करने की। तो इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।